दोस्तों, आज की कहानी है पति ने पत्नी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि पत्नी ने पति को तलाक देने से मजबूर हो गई। सपना ने मेरी मुलाकात दिल्ली में कमानी ऑडिटोरियम में हुई थी। वह मेरे बगल वाली सीट पर बैठी नाटक देख रही थी। बातों बातों में उसने बताया कि उसके मापा थिएटर करते हैं और वह उन्हीं के आग्रह पर आई है। वह एमएससी कर रही थी। मैंने भी अपना परिचय दिया। 3 घंटे के शो के दौरान हम दोनों कहीं से नहीं लगे कि पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं। सपना तो इतनी बिंदास लगी कि बेहिचक उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। 1 सप्ताह गुजर गया। पढ़ाई में व्यस्तता के चलते मुझे सपना का ख्याल ही नहीं आया। एक दिन अनायास मोबाइल से खेलते सपना का नंबर नाम के साथ आया तो वह मेरे जेहन में तैर गई। मैंने उत्सुकतावश सपना का नंबर मिलाया। सपना ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया तो उसे सहसा याद आया, सुमित नाटक वाले। ऐसा मत कहो भाई, मैं नाटक में अपना करियर बनाने वाला नहीं। हंसकर बोला, माफ़ करना, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। ओके, मैंने टाला, फ़ोन करती, पर क्या करूं, 15 दिन बाद फर्स्ट ईयर के पेपर हैं। उसके स्वर में लाचारी स्पष्ट झलक रही थी। किसका फ़ोन था? माँ ने पूछा। मेरे एक फ्रेंड सुमित का। पिछले हफ्ते मैं उससे मिली थी। सपना ने माँ को याद दिलाया। क्या करता है वह? माँ ने पूछा। यूपीपीएस की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में रहकर। दिल्ली? क्या आईएसएस के लिए आया था? इसका मतलब यह भी यूपी का होगा। हाँ, मैंने जान छुड़ानी चाहिए। 1 महीने बाद सपना मुझे करोल बाग में खरीदारी करते दिखी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र की महिला भी थी। माँ के अलावा और कौन हो सकता है? मैं कोई निर्णय लेता। सपना ने मुझे देख लिया। सुमित, उसने मुझे आवाज़ दी। मैं छड़ान से लज्जा संकोच से झिझक गया, लेकिन सपना की पहल ने मुझे बल मिला। मैं उसके करीब गया। मम्मी, यही है सुमित। सपना मुस्कुराकर बोली। मैंने उन्हें नमस्कार किया। कहाँ के रहने वाले हो? सपना की माँ ने पूछा। जौनपुर। ब्राह्मण हो? मैं ब्राह्मण था तो बुरा भी नहीं लगा, लेकिन अगर दूसरी जात क्या होता तो सोचकर अटपटा सा लगा। खैर, पुराने ख्यालातों की थी, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं खपाया। लोग दिल्ली रहे या अमेरिका, जातिगत बदलाव भले ही सपना से ही करूँगा। सपना ने भले ही खुलकर जाहिर ना किया हो, लेकिन उसके मन को पढ़ना कोई मुश्किल काम ना था। मैं यूपीसीएस में चुन लिया गया। सपना ने एमएस कर ली। यही अवसर था जब सपना का हाथ मांगना मुझे मुनासिब लगा, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मुझे दिल्ली छोड़ देनी है। सहारनपुर ज्वाइनिंग के पहले किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था, ताकि अपने माता पिता को इस फैसले की अवगत करा सकूं। देर हुई तो पता चला कि उन्होंने कहीं और मेरी शादी तय कर दी, तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। सपना को जब मैंने अपनी सफलता की सूचना दी, तब उसने अपने पिता से मिलने के लिए मुझे कहा था। मुझे तब समय नहीं मिला था, लेकिन आज मिला है। मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन? मैं शर्ट पहनते हुए बोला। सपना। मेरी खुशियों को मानो पर लग गए। अंदर चली आओ। कमीज के बटन बंद करते हुए मैं बोला, आज मैं तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि वह उदास थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसके हाथ में कुछ कार्ड थे। उसने एक मेरी तरफ बढ़ाया। यह क्या है? मैं उलट पुलट कर देखने लगा। खोल कर पढ़ लो। सपना बुझे मन से बोली। मुझे समझते देर न लगी कि यह सपना की शादी का कार्ड है। आज से 20 दिन बाद गाजीपुर में उसकी शादी होने वाली है। मेरा दिल बैठ गया। किसी तरह साहस बटोर कर मैंने पूछा, एक बार मुझसे पूछ लिया होता। क्या पूछती? वह फट पड़ी। तुम मेरे कौन हो जो पूछूं? उसकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। मुझे सपना का अपने प्रति बेइंतहा मोहब्बत का प्रमाण मिल चुका था। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी जिसके चलते सपना ने अपनी मोहब्बत का गला घोंटा। मम्मी पापा तुमसे शादी के लिए तैयार थे।
परंतु वह चुप हो गई। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं सब कुछ जानना चाहता था। बोलो बोलो सपना, चुप क्यों हो गई? क्या कमी थी मुझ में जो तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे नापसंद कर दिया? मैं जज्बाती हो गया। भरे कंठ से वह बोली, जौनपुर में पापा की रिश्तेदारी है। उन्होंने ही तुम्हारे परिवार व खानदान का पता लगाया। क्या पता चला? तुम अनाथालय से गोद लिए पुत्र हो। तुम्हारी जाति व खानदान का कुछ पता नहीं। हाँ, यह सत्य है कि मैं अपने माता पिता का दंतक पुत्र हूँ, मगर हूँ तो एक इंसान। मेरे माता पिता मानने को तैयार नहीं। तुम क्या चाहती हो? मैंने तुम पर जोर दिया। सपना ने नज़रें झुका ली। मैं समझ गया कि सपना को जैसा मैं समझ रहा था वह वैसी नहीं थी। वह चली गई। पहली बार मुझे अपने आप व उन माता पिता से नफरत हुई जो मुझे पैदा करके गटर में सड़ने के लिए छोड़ गए। गटर इसलिए कहूँगा कि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जो अतीत में जीता है। भावावेश के चलते मेरा गला रुंध गया। चाहकर भी मैं रो ना सका। अहिंसता अहिंसता मैं सपना के दिए घाव से उबरने लगा। मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी भले ही सुंदर नहीं थी, तथापि उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे खून को लेकर उसे कोई मामला है। उल्टे मैंने ही इस प्रसंग को छोड़कर उसका मन टटोलना चाहा तो वह हंसकर कहती, मैं 7 जन्मों तक आपको ही चाहूँगी। मैं भाव विभोर हो उसे अपने सीने से लगा लेता। सपना ने जहाँ मेरे आत्मबल को तोड़ा, वहीं मेरी बीवी मेरी संबल थी। आज 18 नवंबर था। मन कुछ सोचकर सुबह से ही खिन्न था। किसी दिन सपना ने अपनी शादी का कार्ड मुझे दिया था। कितनी बेरहमी के साथ उसने मेरे अरमानों का कत्ल किया था। मैं उसकी बेवफाई आज भी नहीं भूला था। जब उसकी बात को लगभग 10 साल हो गए। औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती और पुरुष अपनी पहली बेवफाई। कोर्ट का समय शुरू हुआ। पुराने केसों की एक फाइल मेरे सामने पड़ी थी। गाजीपुर आए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। इस केस की यह पहली तारीख थी। मैं उसे पढ़ने लगा। सपना बनाम सुधीर पांडे तलाक का मुकदमा था, जिसमें वादी सपना ने अपने पति पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाकर तलाक व भरण पोषण की मांग की थी। सपना का नाम पढ़कर मुझे शंका हुई। फिर सोचा होगी कोई सपना। तारीख पर दोनों मौजूद थे। मैंने दोनों को अदालत में जाहिर होने का हुक्म दिया। मेरी शंका गलत साबित नहीं हुई। वह सपना ही थी। कैसी हो गई। मेरा मन उदास हो गया। गुलाब की तरह खिले चेहरे को मानो बेरहमी से मसल दिया गया हो। उसने मुझे पहचान लिया, इसलिए निगाहें नीची कर ली। भावनाओं के उमड़ते ज्वार को मैंने किसी तरह शांत किया। सर, पिछले 4 साल से यह केस चल रहा है। मेरी मुकाबिल तलाक के साथ भरण पोषण की मांग कर रही है। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद लंच के दौरान मैंने सपना को अपने केबिन में बुलाया। वह आना नहीं चाह रही थी, फिर भी आई। सपना, तुम सचमुच तलाक चाहती हो? उसकी निगाहें झुकी हुई थी। मैंने पुनः अपना वाक्य दोहराया। कायदे कानून से हटकर मेरी हमेशा कोशिश रही कि ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को समझा बुझाकर एक किया जाए, क्योंकि तलाक का सबसे बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। वकीलों का क्या, वे आपस में मिल जाते हैं तथा बिला वजह मुकदमों को लंबित करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मुकब्बिल समझाता है कि ये हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, जबकि वे सिर्फ अपने पेट के लिए लड़ रहे होते हैं। सपना ने जब अपनी निगाहें ऊपर की तो मैंने देखा कि उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। वह मेरे चरित्र पर शक करता था, किसी से बात नहीं करने देता था। मेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर ऑफिस जाता, तभी खोलता जब उसकी शारीरिक डिमांड होती। इनकार करने पर मारता पीटता। सपना एक सांस में बोली। यह सुनकर मेरा खून खौल गया। आदमी था कि हैवान? तुमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? लिखवाती तब ना, जब उसके चुंगल से छूटती। फिर कैसे छूटी? भाई आया था, उसी ने देखा, जोर जबरदस्ती की, पुलिस की धमकी दी, तब कहीं जाकर छूटी। कितने साल उसके साथ रही? सिर्फ 6 महीने। 3 साल मायके में रही। सोचा सुधर जाएगा। सुधरना तो दूर
उसने मेरी खोज खबर तक नहीं ली। उसकी हैवानियत को लेकर पहले भी मैं भयभीत थी। मम्मी पापा को डर था कि वह मुझे मार डालेगा, इसलिए ससुराल नहीं भेजा। उसे किसी मनोचिकित्सक को नहीं दिखाया। मेरे चाहने से क्या होता, वैसे भी जन्मजात दोष को कोई भी दूर नहीं कर सकता। एक बेटी की पीड़ा का सहज अनुमान लगाया जा सकता था उस बाप के आंसुओं से, जिसने बड़े लाड प्यार से पाला पोसा कर उसे बड़ा किया था। पर अंधविश्वास को क्या कहे, इंसान यही हार जाता है। पंडे पुजारियों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सपना मेरी आंखों से ओझल हो गई और छोड़ गई एक सवाल, क्या उसके जीवन में भी सुबह होगी?